नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो ये बेल आइकन होता है इसको प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हमारे जो भी अपडेट हैं वीडियो से संबंधित वो समय पर मिलते रहें। और साथ साथ मैं आपके साथ अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर करूंगा। ये हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7895860757। आप लोग अपनी इस विषय से संबंधित या कोई और विषय से संबंधित कोई भी शंका होती है, कोई प्रश्न होता है, कोई सवाल होता है तो आप लोग हमारे से इस नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। हम लोग आपको जल्दी से जल्दी आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग मॉड्यूल 4 सांख्यिकी उपकरण पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 8 पर हैं जिसका कि शीर्षक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने अभी तक क्या देखा है? केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ हमने जाना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति में किस प्रकार से जो पूरा एक समूह होता है आंकड़ों का, उसका प्रतिनिधित्व एक ही अंक द्वारा, एक ही संख्या द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि औसत के क्या क्या प्रकार होते हैं, किस प्रकार से गणितीय औसत होते हैं। उसके बाद जो माध्यिका की बात की थी, फिर हमने बहुलक की बात की है जो कि अब अभी आगे हम पढ़ेंगे, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में जाना था। उसके पश्चात हमने अंकगणितीय माध्य जो होता है, अंकगणितीय माध्य को सॉल्व करना, कैसे उसको निकालना है, उसके बारे में बात की। फिर हमने व्यक्तिगत श्रृंखला में अंकगणितीय माध्य की गणना की और उसके पश्चात समूहबद्ध आंकड़ों में अंकगणितीय माध्य की गणना करना हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी तक जो पिछले जो व्यक्तिगत श्रृंखला है, मतलब जिसमें एक श्रृंखला दी हो खाली, जिसमें कोई आवृत्ति ना हो, ठीक है ना, वैसी एक श्रृंखला दे रखी हो, उसमें अंकगणितीय माध्य निकाला। उसके पश्चात हमने समूहबद्ध आंकड़े, जिसमें आंकड़ों के साथ उनकी आवृत्तियां दी जाती हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे हमने बात की थी कि कोई मजदूर है, कितने मजदूरों को कितनी सैलरी मिल रही है, कितने मजदूरों को कितनी सैलरी मिल रही है, ठीक है ना, कितनी सैलरी के में कितने मजदूर प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या दिया होता है, समूहबद्ध आंकड़ों में आंकड़ों के साथ साथ उनकी आवृत्ति दी गई होती है। तो ये समूहबद्ध आंकड़ों के ही एक और उदाहरण को हम देखते हैं। तो इसमें समूहबद्ध आंकड़ों का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना हम देख रहे हैं। तो एक कक्षा है कोई, उसके 60 छात्रों के बारे जो नंबर हैं वो दिए गए हैं। वो किस प्रकार से हैं? वो इस प्रकार से हैं। 20 अंक प्राप्त करने वाले 8 छात्र हैं, ठीक है ना। 30 अंक प्राप्त करने वाले 12 छात्र हैं। तो ये तो हो गया आपकी संख्या और ये हो गई उसकी आवृत्ति, ठीक है ना। तो ये आवृत्ति दी गई है और ये अंक दिए गए हैं। तो ये इसके बेस पे हमको क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो ये कैसा डेटा है? ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है ना। इसमें समूह बना रखे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसको, हमें तीन विधियों से हम इसको निकालेंगे। वही जो 3 विधि हमने पढ़ी थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालना है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार आपको याद होगा, एक्स बार जो होता है उसको बोलते हैं अंकगणितीय माध्य। वो होता है F1 इंटू x1, मतलब पहली आवृत्ति को पहली संख्या से गुणा कीजिए, फिर F2 इंटू x2 दूसरी आवृत्ति को दूसरे चर से गुणा कीजिए। चर का मतलब होता है जिसके अंदर जिसकी की जो वैल्यू है वो परिवर्तित होती रहती है, ठीक है ना, उसको वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे ही F9 इंटू x9, यानी कि F9 9वें पद पे जो आवृत्ति है उसको जो नवा जो n वाला जो चर है उससे गुणा कीजिए, ठीक है ना। वो आप समझ चुके थे, पहले मैंने आपको बताया भी था। देखिए अभी नीचे आएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो चर है x1 पे जो चर है उसकी गुणा आप इस वाली आवृत्ति से करेंगे जो F1 वाली आवृत्ति है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 20 अट्ठे 160। ऐसे ही 30 की गुणा आप 12 से करेंगे तो आ जाएगा 360, ठीक है ना। इस प्रकार से आप गुणा करके क्या निकाल लेंगे? fx निकाल लेंगे, जो कि हमने इसमें ऊपर निकाल रखा है। और जब आप इन सारे fx की वैल्यू को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा fx।
क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, मतलब इन सारे पदों का योग। तो आपको केवल जो ये पूरी सारणी है इसमें से केवल ये 3 जो कॉलम है, 3 स्तंभ हैं, इनका ही उपयोग इसमें करना है आपको प्रत्यक्ष विधि में खाली, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या निकाल लेंगे, इसमें आप सिग्मा एफ निकाल लेंगे। सिग्मा एफ क्या है, सिर्फ जो एफ है आवृत्ति, उन सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। वो आ जाएगा सिग्मा एफ, वो आ जाएगा 60 और ये आ रहा है 2460। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से भाग दे देंगे, ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एक्स एफ से भाग दे दिया तो कितना आ गया 41। तो इसका जो समांतर माध्य है वो 41 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि में क्या होता है कि आप एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, एक बीज की संख्या मान लेते हैं खुद ही अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से कि ये इसका माध्य हो सकता है। तो मान लीजिए इस केस में आप इसका माध्य हमने 40 माना है, ये जो टेबल दी है इसमें हमने इसका माध्य क्या मान लिया है, 40 मान लिया। तो यहाँ पे हम कल्पित माध्य निकालते हैं, ये मान लेते हैं। फिर जो डी होता है विचलन, मतलब जो कल्पित माध्य है उससे जो चर है वो कितना ऊपर नीचे है, ठीक है, कितना विचलित है, कितना डेविएशन है उसकी वैल्यू में, तो वो निकाल लेंगे। डी निकलेगा x माइनस ए करके, और एन वही होता है सिग्मा एफ को ही एन बोलते हैं, जैसे अभी हमने पिछली विधि में सिग्मा एफ से भाग किया था, यहाँ पे उसको एन कह रहे हैं, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही वैल्यू सिग्मा एफ ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप सिग्मा एफ भी लिख देंगे तो भी चलेगा, तो भी वो गलत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ, और ए में इसको जोड़ देंगे तो इसमें आएगा, इसमें ये 4 और ये वाला एक कॉलम भी यूज हुआ, ये वाला कॉलम भी जो एफ डी निकाला है, क्योंकि इसमें एफ डी निकालना होता है आपको, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने पहले अंक जो है उसकी जो आवृत्ति है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, क्या जो आपने कल्पित माध्य माना है 40 माना है, उसमें उसको चर से घटाएंगे, जो संबंधित चर है उससे घटाएंगे। जैसे ये संबंधित चर है 20 से 40 घटाएंगे तो कितना जाएगा -20, 30 से 40 घटाएंगे तो -10, और 40 से 40 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार से 50 से 40, 60 से 40 और 70 से 40 घटाते हुए चलेंगे तो ये 10, 20, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। जो ये डी मिला है आपका, अब इस डी को आपको एफ से गुणा करनी है, ये वाला जो कॉलम है इसमें उपयोग में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस डी की गुणा आप एफ से करेंगे तो हो जाएगा एफ डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एफ डी आ गया। 160 की गुणा आपने कितने से करी, नहीं आपने 8 की गुणा करी एक -20 से, तो आ जाएगा -160। 12 की गुणा करी -10 से, आ जाएगा -120। इस प्रकार से सबको इनको आप नीचे तक ले लेंगे और सबको जोड़ लेंगे। तो आप देख रहे हैं वहाँ जो पिछली जो मेथड था उसमें आपने 2460 में भाग दिया था 60 से, यहाँ आपको केवल 60 में भाग देना है। तो आपकी जो गणना है वो कब हो गई, इसलिए इसको शॉर्ट मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट मेथड होता है। तो ये क्या है, कल्पित माध्य विधि है। तो ये आपका जाएगा 60 और ये भी है कितना 60, जो सिग्मा एफ है जो पहले भी निकाला था आपने। तो ये हो जाएगा ए कितना है 40 प्लस सिग्मा एफ डी यानी कि 60/60, जो कि इसमें दिखाया गया है। ये हो जाएगा 40 प्लस 60/60 यानी कि 40 प्लस 1 यानी कि 41। इसमें भी देखिए समांतर माध्य वही आ रहा है। कोई सी भी विधि का आप उपयोग करेंगे ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो समांतर माध्य है वो एक आना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने कहीं किसी विधि में कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है ना। ये आपको एक इंडिकेशन है, या आप इस तरीके से आप अपने जो उत्तर है उसको चेक कर सकते हैं। अब है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या होता है, जो आप विचलन निकालते हैं डी, उसको फिर आप फर्दर किसी एक कांस्टेंट से, एक किसी भी कॉमन फैक्टर से भाग दे देते हैं, उससे उसको और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ डी डैश निकालते हैं हम। डी डैश क्या होता है, डी यानी कि विचलन में सी से भाग दे दिया, कॉमन फैक्टर से भाग दे दिया, और डी क्या है x माइनस ए है, आपको पता है। और फिर इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x बार, वही जो होता है समांतर माध्य ए है जो आपने कल्पित माध्य माना है वो, प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ठीक है, इंटू सी। तो ये आ गया कुल मिला के, ये हो गए अंक, ये है छात्रों की संख्या। आप इसके बेस पे, इन अंकों के बेस पे निकाल लेंगे डी आ जाएगा -20 -10 ये सब। अब आप डी में क्या करेंगे, डी डैश निकाल लेंगे। डी डैश में कि डी, अब सी इसमें मान लिया है आपने 10, तो सी से आप भाग दे देंगे डी में, इसको भाग देंगे तो -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 10 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, 20 में 10 से भाग देंगे 2, 30 में 10 से भाग देंगे 3। और फिर आप क्या करेंगे, एफ डी डैश निकाल लेंगे। इस डी डैश में किससे गुणा करेंगे,
इस f से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एफ डी डैश, यह आ जाएगा -16 -12 0 10 12 और 12। और अब आप देख रहे होंगे कि ये और छोटी होगी संख्या, अब आपको और कम कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब आप इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 40, ए 40 मान रखा है, कल्पित माध्य हमेशा 40 ही माना है हमने, ठीक है ना, वो 40 ही है, x माइनस ए निकल रहा है जिससे, और इंटू सी, ये भी सी है यहाँ पर, ठीक है, सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। तो ये जो है कितना हो जाएगा 40, ये है कितना 6, ये है कितना 60 इंटू 10। तो 10 से आप 60 को भाग देंगे 6, और 6 से 6 गया 1, तो 40 और 1 41, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इसकी गणना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल की, जिसमें कि आपको क्या निकालना है, इसमें आपको छूटी हुई मद याद करनी है। मतलब जो एक वेरिएबल आपका छूट गया है, ठीक है ना, ये वेरिएबल आपका छूट गया है। देखना आप टेबल, इसमें वेजेस दे रखे हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, और ये बोल रहा है कि औसत मजदूरी, मतलब इसने समांतर माध्य आपको दे रखा है। तो समांतर माध्य आपको दे रखा है, आपको पूरी टेबल दे रखी है और एक वैल्यू मिसिंग है, तो आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा कि ये वैल्यू x है, ठीक है, जैसे आप सवाल करते थे गणित में, तो इसमें आप उसको x मान लेंगे, एक चर मान लेंगे x, ठीक है ना, x मान के आप फिर इसकी वैल्यू x यहाँ पर रख देंगे, और फिर x मानते हुए इसका समांतर माध्य निकाल लेंगे, और जो समांतर माध्य निकलेगा उसको इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि समांतर माध्य इसने दे रखा है। कैसे, देख लीजिए एक बार। तो ये वैल्यू दे रखी है मान लीजिए, तो आप इसको x मान लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये है मजदूरों की संख्या, तो आप fx निकाल लेंगे, 110 गुणा 25 कर लेंगे, ये आ जाएगा fx। ऐसे ही सबको गुणा करते हुए चलेंगे, सब fx निकाल लेंगे अलग अलग। फिर आप x वाले में भी fx निकाल लेंगे, कितना आएगा 14 गुणा x कितना होगा 14x हो जाएगा, 14x, ठीक है ना। ऐसे ही सब निकाल लेंगे, फिर आप सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे और सिग्मा एफ कर लेंगे। सिग्मा एफ आ जाएगा 100 और सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा 9906 प्लस 14x। तो ये 14x जुड़ नहीं सकता, एक कांस्टेंट में एक वेरिएबल नहीं जुड़ता, इस प्रकार से इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, 9906 प्लस 14x। अब आपको पता है ये बटा ये, इससे अगर इसको भाग दे देंगे तो आपको समांतर माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये आपको पता ही है, इससे इसको भाग देंगे तो समांतर माध्य निकलेगा, इसलिए समांतर माध्य की आपको वैल्यू पता है, ये बराबर हो जाएगी 9906 प्लस 14x डिवाइड बाई 100। फिर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, इसको आप x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस 100 को आप इधर भेज दीजिए, ये यहाँ पे भाग में है तो यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना, ये गुणा में हो गया इधर जाके, तो ये हो गया 115.86 गुणा 100 बराबर, ये यहाँ पे ऐसी कैसी रहेगी 9906 प्लस 14x। अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको गुणा कर लेंगे जब, तो ये जाएगा 11586, 9906 ऐसा ही है, 14x इधर ही है अभी भी बराबर के इस तरफ है, तो अब आप 99 से 6 को भी इधर भेज दीजिए, यह है यहाँ पर प्लस में, तो वहां जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा 11586 माइनस 9906, तो ये किसके बराबर होगा 14x के बराबर। तो कुल मिला के जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1680, वो बराबर हो जाएगा कितने के 14x के। तो जब 14x बराबर है इतने के, तो x बराबर कितना होगा 14 से इसको भाग दे देंगे, बस इससे आपको निकल आएगा 120, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है किस प्रकार से करते हैं, तो आपको गणित में इस चीज को देखना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक दूसरे उदाहरण के साथ इसको समझा दूंगा, ठीक है। अगला है अखंडित अथवा अविच्छिन्न श्रेणी के समांतर माध्य निकालना। अब ये अखंडित जो श्रेणी है वो खंडित श्रेणी से इस प्रकार से भिन्न होती है कि इसमें आवर्ती बंटन दिया होता है, ठीक है, जिसको बारंबारता बंटन भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब इसमें रेंज दी होती है, मतलब ऊपरी सीमा और निचली सीमा, ठीक है ना। तो अखंडित श्रेणी में वर्गांतर दिए होते हैं, सी दिया होता है तथा आवर्तियां दी हुई होती हैं। तो वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात करके गणितीय माध्य की गणना की जाती है। तो जो वर्ग होते हैं जिसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमा दी होती है, उसके हम अंतर को निकाल लेते हैं, और उसके साथ निकालने के बाद फिर हम जो गणितीय माध्य है वो उसकी सहायता से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अभी आपको जब मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अब जो वर्ग अंतराल हैं वो समावेशी टाइप के हो सकते हैं, इंक्लूसिव, असमावेशी हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव, या असमान आकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये चक्कर में पड़ जाओगे कि समावेशी क्या होता है, असमावेशी क्या होता है और असमान क्या होता है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ।
तो समावेशी वर्ग अंतर जो होता है उसमें क्या होता है, ये एक टेबल है, इसकी सहायता से तैयार किया गया है। उसमें जो वर्ग होते हैं उसके अंदर मतलब जैसे 20, इसकी जो निचली सीमा है 20 और ऊपरी सीमा है 24, तो 20 से लेके 24 को इंक्लूड करते हुए 24 को समावेश करते हुए जितनी भी संख्याएं हैं वो इसके अंदर आएंगी। मतलब 20 से 24 के जितनी भी अंक है वो उसकी जो आवृत्ति है वो इसके अंदर आएगी। तो 20 से 24 के कितने हैं यहाँ पर, एक ही है, 20 ही है केवल, ठीक है ना, इसलिए इसकी आवृत्ति एक है। ऐसे ही 25 से 29 के कितने हैं, 25 जिसमें शामिल है उससे लेके 29 तक, 29 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितने हैं 3, तो इसके कितना हो गया 3। 30 से 34 मतलब इसमें क्या है कि जो ऊपरी सीमा है और निचली सीमा है उन दोनों को मिलाकर, उन दोनों को शामिल करते हुए, ठीक है ना, सारी की सारी जो आवृत्तियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना, सारे अंक इसके अंतर आते हैं, इसमें समावेश है, इसमें 20 और 24 दोनों सम्मिलित है, ठीक है ना। अब एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अपवर्जी में क्या होता है, जैसे लिखा है 20 से 25, तो इसमें निचली सीमा तो होती है सम्मिलित, लेकिन ऊपरी सीमा सम्मिलित नहीं होती है, वो कहाँ चली जाती है, वो अगले में चली जाती है, ठीक है ना। आप कैसे समझोगे इस चीज को आप, जैसे मान लीजिए ये है 30 से 35 वाले को मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 30 से 35 के देखिए कितने हैं, ये 30 है, ये शामिल होगा, 30 से लेके 35 की बात कर रहे हैं, 30 से लेके 31 32 33 34 और 35, तो इसमें 35 शामिल नहीं होगा, इसमें केवल 34 तक शामिल होगा। 34 तक कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5, तो ये 5 इसकी आवृत्ति हो गई, ठीक है ना। अगर ये समावेशी होता तो इसमें अगर 30 से 35 हम कहते तो 30 भी शामिल होता और 35 शामिल होता, इसकी आवृत्ति उसमें 6 होती अगर ये समावेशी होता। ये अपवर्जी है, इसमें 35 जो है वो अगले में आएगा, तो आप देख रहे हैं 35 अगले में लिखा भी है, जो पिछले हमने देखा अभी समावेशी उसमें केवल 20 से 24 लिखा था, तो 24 के बाद 25 वो अगले उसमें लिखा हुआ था, अगली रेंज में लिखा था, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अपवर्जी प्रकार का, इसको आप इस प्रकार से देखकर समझ सकते हैं। उसमें जो ऊपरी सीमा होगी वो अगले वर्ग की निचली सीमा बन जाएगी, ठीक है ना, तो वो जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी लेकिन वो अगले वर्ग में इंक्लूड होगी जहां वो निचली सीमा के रूप में होगी, तो निचली सीमा इंक्लूडेड होगी और ऊपरी सीमा इंक्लूड नहीं होगी। अब हम बात करेंगे असमान वर्ग की। असमान वर्ग में क्या होता है, इस प्रकार के बंटन में सभी वर्गों के L1 माइनस L2 यानी कि जो रेंज है, जो सीमा है की जो अंतर है वो बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे 20 से 25 है एक, अगला है 25 से 30, उसके बाद हो गया 30 से 40, तो 30 से 40 के बीच का अंतर कितना है, 10 है, बल्कि अभी तक हम कितने अंतर में चल रहे थे, 5 के अंतर में चल रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्या है, असमान होता है इसमें, ये है फिर 40 से 45 फिर 5 आ गया, अगला है 55 से 60, ये फिर 5 आ गया, तो एक जो है इसमें 10 का अंतर था, एक में, एक की जो रेंज थी, सीमा थी, वो उनका जो अंतर है वो 10 था, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये असमान वर्ग टाइप का है। अब हम बात करेंगे कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं इसका। तो अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने हेतु ये जो विधियां हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी, प्रत्यक्ष विधि, अनुमानित माध्य विधि, इसको हम कल्पित माध्य विधि बोल रहे थे पहले, और पथ विचलन विधि। विधियां वही सेम है, बस खाली फॉर्मूले के परिवर्तित होते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या है, इसमें आप प्रत्येक वर्ग का पहले मध्य बिंदु निकालते हैं, ठीक है ना। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइड बाई 2, यानी कि इसमें अगर बोलूं 20 से 25 वाली कोई वर्ग दे रखा है एक, ठीक है ना, एक वर्ग अंतर दे रखा है 20 से 25, तो इसकी ऊपरी सीमा कितनी है 25 और निचली सीमा है 20, तो निम्न सीमा हो गई 20 और ऊपरी सीमा हो गई 25, ठीक है ना। 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, ये निकल जाएगी इसके मध्य बिंदु, यानी कि 20 और 25 कितना हो गया 45/2, 45/2 का मतलब होता है 22.5, ठीक है। तो 22.5 इसका मध्य बिंदु आ गया। तो पहले आप मध्य बिंदु निकाल लेंगे, फिर प्रत्येक मध्य बिंदु को उसके सामने वाली आवृत्ति से गुणा कर देंगे FM, उसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में फिर उसको आपको अंकगणितीय माध्य निकाल लेंगे, कैसे, वो निकल जाएगा x बार इक्वल टू सिग्मा FM, मतलब सारे FM को जोड़ लेंगे, सिग्मा FM डिवाइड बाई F, ठीक है ना। जब हम भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अनुमानित जो माध्य विधि है उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें इस प्रकार से आप गणना करेंगे, ठीक है ना। इसमें A क्या होगा, वो अनुमानित माध्य होगा, इसे हम कल्पित माध्य की बात कर रहे थे पहले, वो किसके बराबर होगा, D इक्वल टू M माइनस A के बराबर होगा वो, ठीक है ना। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। और F क्या होगा, यहाँ पर F होगा संप्रेक्षणों की संख्या, यानी कि वही आवृत्ति जो होती है, प्रेक्षण इकाई की बारंबारता, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद आएगा पद विचलन विधि, उसमें क्या होता है, उसमें D डैश निकाल लेते हैं,
जो अभी डी निकाला हमने कल्पित माध्य विधि में, उसमें डी को भी फर्दर सी से यानी कि किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं, तो बद्ध विचलन विधि में और ज्यादा जो गणनाएं हैं वो छोटी हो जाती हैं। ठीक है ना, यहाँ एम क्या है, मध्य बिंदु है, ए कल्पित माध्य है, ठीक है ना, और सी क्या है, समान पद है यानी कि कॉमन फैक्टर है, जो एक वर्ग की उच्चतम और न्यूनतम सीमा का अंतर है। ठीक है, और फिर इसका द्वितीय चरण होता है जिसमें कि एक्स बार आप निकाल लेते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी, मतलब बहुत कुछ जो फॉर्मूले होंगे वो जो पहले के फॉर्मूले थे उनके जैसे ही होंगे। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है, एक गांव के किसानों की कृषि भूमि का औसत आकार निम्न आंकड़ों द्वारा पता कीजिए। आपको क्या निकालना है, औसत आकार निकालना है, मतलब औसत निकालना है यानी कि समांतर माध्य निकालना है। इन विधियों का प्रयोग कीजिए। कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना है, प्रत्यक्ष विधि और पद विचलन विधि का। आकार आपको दे रखा है भूमि का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो ये एक कैसी वो है, ये अपवर्जी टाइप की श्रृंखला है। ठीक है ना, इसमें 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है। ठीक है ना, अपवर्जी टाइप की श्रृंखला है, और लेकिन यह है समान है, इसमें समान बारंबारता है। ठीक है ना, 0 से 10, 10 से 20 सब समान दिख रहे होंगे आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इनको लिख लेंगे जो आंकड़े हैं, फिर जो एफ है फ्रीक्वेंसी वो भी लिख लेंगे, फिर हम निकालेंगे मध्य बिंदु। ये चीज़ तो हमको दे रखी थी क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, 0 से 10 का मध्य बिंदु क्या होगा, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 10 प्लस 20 यानी कि 30 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है ना, इस प्रकार से मध्य बिंदु निकाल लेंगे। 50 से 60 का मध्य बिंदु निकलेगा 55। ठीक है ना, ये सारे कितने क्या आ गए, आपको एम मिल गए। फिर अब आप क्या निकाल लेंगे, एफ एम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एफ एम निकाल लेंगे। एफ एम क्या आ जाएगा, 42 गुणा 5 इक्वल टू 210, 44 गुणा 15 660। तो ये आपको थोड़ा बड़ी संख्या आएगी लेकिन आपको निकालनी है। एफ एम आप निकाल लेंगे और सारे एफ एम को जोड़ देंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ एम। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये जो 4 कॉलम है ये प्रयोग में लाए जाएंगे जब आप प्रत्यक्ष विधि से कर रहे होंगे कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई एफ एम, एफ सिग्मा एफ, तो एफ एम कितना है, सिग्मा एफ एम है 55 40, ये जो संख्या दे रखी है, और एफ है सिग्मा एफ है 220, इससे आप भाग दे देंगे तो आ जाएगा 25.2 हेक्टेयर। तो इसका जो समांतर माध्य आ रहा है, जो औसत आकार आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25.2 हेक्टेयर। अब हम बात करेंगे अगली, मतलब पद विचलन विधि वाली। तो पद विचलन विधि में आपको सारे जो कॉलम्स है वो प्रयोग में लाने हैं। सारे क्या मतलब, ये वाला आपको प्रयोग में नहीं लाना है क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। आपको डी डैश निकालना है। डी डैश क्या होगा, m माइनस 35। आपने यहाँ औसत जो माध्य निकाल लिया वो 35 निकाल लिया। आपने सोचा कि इसका जो कल्पित जो कल्पना करी आपने माध्य की, जो अनुमानित माध्य निकाला वो आपने 35 निकाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे a कितना हो गया आपका, a हो गया 35। ठीक है ना, तो आप अगर देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है ये वही होता है। ठीक है ना, ये 35 में थोड़ा गंदा लिख पाया हूँ, इसको आप अपने आप देख लीजिएगा। तो डी डैश इक्वल टू हो जाएगा m माइनस ए एम माइनस 35 डिवाइड बाई 10। तो आप क्या करेंगे, आपको डी डैश निकालना है। डी डैश कैसे निकलेगा, m है मिडिल पॉइंट, m मतलब 5 में से 35 गए, कितना बचा माइनस के 30, माइनस के 30 में आप 10 से भाग दे दूंगा आ जाएगा -3। समझ रहे हो कैसे निकला है, ऐसे चलिए इसको देखते हैं। m कितना है 45, 45 माइनस 35 कितना हो गया 10, 10 में 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये है 35, 35 माइनस 35 कितना हो गया 0, 0 में को 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप डी डैश कैलकुलेट कर लेंगे हर एक उसके लिए। फिर आप क्या करेंगे, डी डैश में एफ से गुणा कर देंगे और क्या निकाल लेंगे, एफ डी डैश निकाल लेंगे। तो एफ कितना है 42 गुणा -3 यानी कि हो गया माइनस का 126। इस प्रकार से आप सारे अंक लिखते चले आएंगे और इन सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ माइनस के एक तरफ जोड़ लीजिएगा, प्लस के एक तरफ जोड़ लीजिएगा, लास्ट में सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा। तो जो ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसमें से इसको घटा देंगे, जो ज्यादा आएगा वो आप इसके अंदर लिख देंगे। माइनस के 216 आ गया। ठीक है ना, इसका जो एफ डी डैश आ रहा है सिग्मा एफ डी डैश वो माइनस में आ रहा है, माइनस के 216। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है इसको आप फॉर्मूले में लिख दीजिए। 35 आपको पता है ए कितना है 35, 35 प्लस माइनस के 216 डिवाइड बाई 220 और इंटू 10। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये निकल के आपको कितना आएगा 25.2 आएगा। ठीक है ना, इसका जो मान आएगा वो आएगा करीब करीब 9.8। तो जब 35 में से आप 9.8 को घटाएंगे तो 25.2 आ जाएगा। ठीक है,
इन कैलकुलेशंस को आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इतनी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए क्योंकि ये सारे सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जो मैं अगला वीडियो बताऊंगा उसके अंदर मैं आपको कई सारे सवाल और करके दिखाऊंगा जो कि कई पिछले सालों में आए होंगे, उनको मैं सबको एक एक करके सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। 4-5 सवाल ऐसे करूंगा, सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ आपको अंकगणितीय माध्य के कुछ जो सॉल्यूशंस हैं वो करवाऊंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अंकगणितीय माध्य जो होता है, जो मीन होता है, अर्थमेटिक मीन, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो एक श्रृंखला के समांतर माध्य तथा विभिन्न मदों के विचलनों का जोड़ x सदैव शून्य होता है। अब हम श्रृंखला के समांतर माध्य की बात कर रहे हैं, आवृत्ति वाले की बात नहीं कर रहे हैं, श्रृंखला की बात कर रहे हैं। जैसे एक श्रृंखला दे रखी है 3, 4, 6, 8 और 14। अगर मैं इसका समांतर माध्य आपको निकालने को कहूँ तो क्या करना पड़ेगा आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा और उसको कितने से भाग करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 से इसको भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। इन सबको जोड़ लीजिए और 5 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7। अब मैं बात कर रहा हूं कि समांतर माध्य तथा विभिन्न मदों के विचलनों का जोड़ x सदैव शून्य होता है। तो 7 और जो ये सारे मद हैं 3, 4, 6, 8 और 14, इनका जो विचलन है, मतलब 3 से 7 का कितना अंतर है, इन सबके अंतर निकालूं, इन सबको जोड़ दूं तो वो शून्य आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। अब मैंने जो ये एक्स आई है, ये जो सारे मद हैं, ये 3, 4, 6, 8, 14 लिख दिए। अब इन मदों से मैं x बार को घटा रहा हूँ, जो समांतर माध्य है उसको घटा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -4, ये -3, ये -1, ये 1 और ये 7। तो 7 और 1 8, जो प्लस की संख्या है वो कितनी हो गई, 8 हो गई प्लस की, और माइनस की कितनी होगी, 4 और 3 7 और 1 8, ये कितनी हो गई, माइनस के 8 हो गई, ठीक है ना। तो 8 प्लस के और 8 माइनस के, अगर आप इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, शून्य आएगा। यही मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ये इसकी एक विशेषता है कि एक श्रृंखला के अगर समांतर माध्य तथा विभिन्न माध्यों के विचलनों को आप जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सदैव शून्य आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। फिर श्रृंखला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। जो अंकगणित माध्य होता है वो सारे मूल्यों पर आधारित होता है। अगर जैसे ये 5 मूल्यों पर आधारित था, ये वाला समांतर माध्य जो हमने निकाला था 7, अगर इसमें से कोई भी एक संख्या चेंज हो जाए, मान लीजिए जैसे 14 की जगह मैं कुछ और संख्या ले लूँ, या मैं 3 की जगह कुछ और संख्या ले लूँ, जैसे 3 की जगह मैं अगर 8 ले लूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो 8 से अगर मैं निकालूंगा तो ये जो, अगर मैं इसको सबको जोड़ूंगा तो मेरा निकलेगा 8 ही निकलेगा, ठीक है ना। कितना निकलेगा, 8। जैसे 8 4 12, 6 18, 18 और 8 26 और 14 40, 40 में अगर 5 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसलिए अगर मैं कोई भी एक वैल्यू चेंज करता हूँ, कोई भी एक मूल्य चेंज करता हूँ, तो वो जो समांतर माध्य है, अंकगणितीय माध्य है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो श्रृंखला के सभी मूल्यों पर ये आधारित होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। अगली विशेषता क्या है, अंकगणितीय माध्य से सभी चरों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, वहां मैं बात की थी विचलन की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ विचलन के वर्गों की। विचलनों का जो वो था, योग था, वो तो कितना होता है, शून्य था, अभी मैंने देखा था। अब मैं बात कर रहा हूँ विचलन के वर्गों की। तो जैसे मैंने वही वाली श्रृंखला ले ली है आपको समझाने के लिए, और जो मैं विचलन ले रहा हूँ ये 7 से ले रहा हूँ। 7 जो है समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य से जो मैंने विचलन लिया है वो ये लिया है। फिर मैंने 8 से भी इसका विचलन ले रखा है ऐसे आपको समझाने के लिए, और 6 से भी इसका विचलन ले रखा है। विचलन कुछ नहीं है, 6 पे विचलन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सब जो सारे अंक हैं उससे 6 को घटाना पड़ेगा। जैसे 3 से मैंने 6 को घटाया, -3 आ गया, 4 से घटाया -2 आ गया, 6 से घटाया 0 आ गया, 8 से घटाया 2 आ गया, 14 से घटाया तो 8 आ गया, ठीक है। ये सारे मैंने विचलन ले लिए। अब मैंने इन विचलनों का वर्ग कर दिया, तो ये डी, इस जो 7 पे है उसका वर्ग करा तो ये आ जाएगा 16, -4 का वर्ग 16 होता है, -3 का वर्ग 9 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49 होता है। और इन सब वर्गों, ऐसे ही 8 का भी कर लिया, ऐसे ही 6 का भी कर लिया, ठीक है ना, और सबको जोड़ लिया। तो आप सब देख पा रहे होगे कि सबसे कम किस में आ रहा है, वो आ रहा है 7वें वाले में, जो समांतर माध्य है उसमें। तो अंकगणितीय माध्य से सभी चरों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, ठीक है। इनसे 81 आ रहा है, लेकिन इससे 76 आ रहा है। सबसे कम किससे आ रहा है, जो समांतर माध्य है उससे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ वर्गों की बात कर रहे हैं। आपकी किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो ये वर्गों वाली बात मिस कर दिए, विचलनों का योग न्यूनतम बोल रहा है, वही गलत है। विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, विचलनों का तो योग शून्य होता है, जो अभी हमने पिछला देखा, ठीक है ना। उसको अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी शून्य आ रहा है वो,
ठीक है ना। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो शून्य आएगा, क्योंकि यह अंगणितीय माध्य पर विचलन है। और सबसे लास्ट विशेषता है, यदि किसी चर को स्थिर मान से गुणा या विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, तो माध्य भी उसी स्थिर मान से गुणित या विभाजित हो जाएगी। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी अंगणितीय माध्य को, किसी माध्य को या किसी चर को अगर आप किसी मान से, किसी स्थिर मान से जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो वो जो समांतर माध्य है, अगर सारे चर को करेंगे ऐसा ही, तो वो भी उसी अनुपात में वो जोड़ या घट जाएगा। ठीक है ना। कैसे, ये देख लीजिए। जैसे x पर कितना है, x की वैल्यू दे रखी है 3 4 6 8, ये हमने जो देखा था वही सवाल है। अगर मैं हर एक चर को स्थिर मान यानी कि 2 में जोड़ दूं उसके अंदर, जैसे 3 में 2 जोड़ दिए 5 हो गया, 4 में 2 जोड़ दिए 6 हो गया, 6 में 8 हो गया, 8 में 10 हो गया, 10 14 से 16 हो गया। तो इसको जोड़कर अगर मैं समांतर माध्य निकालूं तो वो आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इस समांतर माध्य में 2 जोड़ दूं तो ये आ गया। ठीक है ना। तो समांतर माध्य भी उसी जो स्थिर मान है उससे जुड़ जाता है। ठीक है ना। उसमें उतना ही जोड़ देंगे तो आप समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है ना। मैंने हालांकि फॉर्मूले से निकाला इसको, तो 45/5 = 9 आया। तो लेकिन मैं अगर देखता और मैं कह रहा हूं कि अगर आप हर एक चर को 2 से जोड़ रहे हैं तो उसका मतलब समांतर माध्य को भी आप 2 जोड़ दीजिए, तो नया समांतर माध्य आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही गुणा वाली बात भी है कि मैं अगर 2 से गुणा कर रहा हूं, मान लीजिए हर एक पद को, हर एक चर को गुणा कर रहा हूं, जैसे 3 में गुणा करी 2 से 6 हो गया, ये 8 हो गया, 12 14 28, ठीक है, सब आ गया। तो मैं सीधे 7 में अगर 2 से गुणा कर दूं यानी कि 14, तो वही इसका समांतर माध्य आ जाएगा। और मैं अगर इसको कैलकुलेट करके देखूंगा, 70 आया है, 70 में अगर 5 से भाग दूंगा तो 14 ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये प्रूफ कर सकते हैं। तो यदि किसी चर को स्थिर मान से गुणा या विभाजित किया जाता है तो माध्य भी उस स्थिर मान से गुणित या विभाजित हो जाता है। जैसे मैंने 2 से हर किसी को गुणा किया तो समांतर माध्य भी 2 से गुणा होके आ गया, यानी कि 7 से वो 14 हो गया। ठीक है ना। तो फिर आपके साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है इस पार्ट से संबंधित, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर मैसेज करते हैं तो उससे अच्छा लगता है और चीज़ें और ज़्यादा मैं आपको पढ़ाने में मेहनत कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है और क्या चीज़ समझने में आप असमर्थ हो रहे हैं, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जो चीज़ समझ में आपको नहीं आएगी वो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है। और आप हमको हमारा जो ये इंस्टाग्राम ID है इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंत में आप लोगों से फिर एक बार वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों, उनके साथ हमारे इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।